पूरा प्राइवेट इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले हाँ। हैं और उसके इसलिए उनको अवार्ड भी मिला है। वो सेक्रेटरी जनरल भी थे कारपोरेट एसोसिएशन के। ओके। लाइफ टाइम अवार्ड भी उनको उनके तरफ से उनको मिला हुआ है, पद्मश्री भी मिली है। तो वो माने जाने आदमी है, उनको हल्के से लेना ठीक नहीं होगा। वो कितना भी कह रहे हैं कि ये मेरे वैयक्तिक विचार है और सरकार ने उससे डिस्टेंस रखा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो एक माउथ पीस है सरकार, तो इसलिए उनको गंभीरता से लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये लॉ इस तरह से बनाए हैं कि गवर्नमेंट विल हैव ए कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑन बॉडी। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, ब्यूरोक्रेट, इनको भी पनिशमेंट हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाता है, उनको भी पनिशमेंट हो सकती है। तो इस तरह से चेंजेस ला रहे हैं जिसमें इनडायरेक्टली जो है टोटलिटेरियन सरकार और जर्नलिज्म का उसमें वर्चस्व बना रहे हैं। आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में देश के जाने माने अर्थशास्त्री, विद्वान, प्रोफेसर, विचारक, वक्ता, अभ्यासक तथा यूजीसी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सुखदेव थोराट सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है कि कुछ दिनों पहले 15 अगस्त को मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय ने एक आर्टिकल लिखा द मिंट नाम के एक अखबार में, और उन्होंने कहा कि देश के मौजूदा संविधान को बदलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी के संविधान में जो समानता है, न्याय है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इन बातों का कोई खास मायना नहीं रहता है। तो कई तमाम ऐसी बातें हैं जो उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखी है। तो इस बारे में चर्चा करने के लिए उनका ये जो आर्टिकल है, उससे बाद में सरकार ने तो डिसएग्री किया। उन्होंने कहा कि उनके वैयक्तिक विचार हैं, लेकिन उनका इस आर्टिकल का क्या महत्व है, किस तरह से वो एक दिशा देते हैं देश को। विशेषता ये जो परिप्रेक्ष्य है कि संविधान बदलने की बात हमेशा होती रही है, और आज सरकारी स्तर पर एक ऐसे शख्स की जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं स्वयं को, और वो संविधान के बारे में बात करते हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना भी है देश के लिए। तो ये शख्स कैसे है, इनके पीछे का क्या उद्देश्य है ये आर्टिकल लिखने का। तो सर, इसके बारे में हमें ज़रा समझाइए कि किस मंशा से, किस विचार से इन्होंने आर्टिकल लिखा, और क्या इनके ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति कैसे है। थैंक यू मोहन, आपने सही सवाल पूछा है कि ये इकोनॉमिस्ट है जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे अपनी राय दी है। तो ये बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मेरा ख्याल है यदि उनका व्यक्तित्व हम देखें तो उससे हमें पता चल जाएगा। वो इकोनॉमिस्ट भी है और इंडोलॉजिस्ट भी है। इंडोलॉजी पे उन्होंने बाद में काम करना शुरू कर दिया। इंडोलॉजी का मतलब होता है कि भारतीय संस्कृति, संस्कृत लैंग्वेज और कल्चर की स्टडी, ओके, जो कि इकोनॉमिक्स के दायरे में नहीं आती है, लेकिन उन्होंने वो किया है। तो उनका जो इकोनॉमिक्स की ट्रेनिंग है, उनकी अंडर ग्रेजुएट किया प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में, बड़ी नामी कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी है। उसके बाद उन्होंने एमए इन इकोनॉमिक्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया, वो भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स का स्कूल है। फिर ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए पीएचडी करने के लिए। ये पीएचडी कर नहीं पाए, वहाँ से एमएससी डिग्री लेके वापस आए। और उसके बाद उन्होंने फिर गोखले इंस्टीट्यूट में कुछ दिन तक पढ़ाया, इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड एंड रिलेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। इम्पोर्टेंट बात है कि ये राजीव गांधी इंस्टीट्यूशन के भी डायरेक्टर रहे, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी रहे। और उसके बाद आप देखते हैं कि वो फिर गवर्नमेंट में आ गए। तो एक वो सुलझे हुए इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सुलझे हुए इकोनॉमिस्ट है। उनका इकोनॉमिक राइटिंग भी है, लेकिन साथ साथ आप उनके राइटिंग को देखेंगे तो फिर उन्होंने साथ साथ ये भी किया है कि भारतीय संस्कृति और कल्चर और संस्कृति, इसका भी अभ्यास किया है, और खुद कितना किया है और उनको सपोर्ट कितना मिलता है, जिसके वजह से उन्होंने लिखा है। लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक्स के अलावा बहुत ज़्यादा काम किया। ओके, वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो समझ लोगे आप तो फिर पता चल जाएगा कि ये विधान ऐसे ही नहीं आ रहा है। इन्होंने महाभारत, रामायण, गीता, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अच्छा। और गीता के लगभग 3 वॉल्यूम है, महाभारत के 10 वॉल्यूम उन्होंने निकाले इंग्लिश में, ट्रांसलेट किया है। उसके बाद उन्होंने 5-6 पुराना उसको ट्रांसलेट किया, जिसमें 2 पुराना शिव पुराना भी है।
और उसके अलावा उन्होंने किताब निकाली है, लिखी है। अच्छा। गीता भी लिखी है, महाभारत भी लिखी है, हाँ। और अच्छे पब्लिशर पेंगुइन ने उसको पब्लिश किया हुआ है। हाँ। तो आप देखेंगे कि और इतना बड़ा काम मुझे तो ताज्जुब लगता है कि ये अकेले आदमी नहीं कर सकता। मैंने कहीं पढ़ा है कि गवर्नमेंट की जो ये कमेटी है, जो इस पे काम करती है संस्कृति और इसके, उसके वो उससे जुड़े हुए हैं और वहाँ से उनको सपोर्ट मिलता है। ओके। तो ये जो विधान किया है उन्होंने, उसको वैचारिक आधार भी है, ये हमें समझ लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है, ताकि दूसरे सवाल पे जाने के पहले मैं ये कहूँ कि उनकी विचारधारा का विचार हम करें तो उसमें ऐसा लगता है कि एक तो वो राइट विंग है, राइट विंग, पूरा प्राइवेट इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले हैं, और उसके इसलिए उनको अवार्ड भी मिला है। वो सेक्रेटरी जनरल भी थे कारपोरेट एसोसिएशन के। ओके। लाइफ टाइम अवार्ड भी उनके तरफ से उनको मिला हुआ है। और जो कारपोरेट एसोसिएशंस है उनके विचारों के लिए उनको पद्मश्री भी मिली हुई है। तो वो माने जाने आदमी है, उनको हल्के से लेना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। एक तो ये विचार उनका इकोनॉमिक पे है, जो फ्री इकोनॉमी, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ना हो, ग्रोथ पे फोकस ज़्यादा है। ये जो टिपिकल मॉडल है वेस्ट, वो उस पे है। उस पे तो वो सारा ब्रिटिश विचारों को और वेस्टर्न स्कॉलरशिप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथ साथ उनका हिंदुज़म में, ब्राह्मणिज्म में भी लगाव है और रूट्स है और पढ़े है वो। बिल्कुल। और इसे मुझे लगता है कि वो बीजेपी का एक तरीके से इस मुद्दे पे थिंक टैंक है। इतना किसने लिखा हुआ नहीं है, यदि आप पढ़ेंगे तो उससे पता चल जाता है आपको। तो मेरा ख्याल है उनको सीरियसली लेना चाहिए, और जो उन्होंने कहा है वो वैचारिक कमिटमेंट के साथ कहा है, ऐसे नहीं कहा है। एग्जैक्टली। तो वो कितना भी कह रहे हैं कि ये मेरे वैयक्तिक विचार है और सरकार ने उससे डिस्टेंस रखा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो एक माउथ पीस है सरकार का, और बड़ा तगड़ा माउथ पीस है। तो इसलिए उनको गंभीरता से लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, आपने कहा कि गंभीरता से लेना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि कुछ दिनों पहले उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी लिखा था। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि स्टेट जो अभी है उसका रिऑर्गनाइजेशन होना चाहिए, और तमाम ऐसी बातें जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो राइट विंग है और जो चाहता है कि देश में फिर से मानवीय संस्कृति स्थापित हो, जो चाहता है कि देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित हो, ऐसे विचारों की वो एक बहुत बड़े प्रवक्ता भी है। और ये जो उनकी भूमिका इस आर्टिकल के माध्यम से हमने देखी है, आपने उस आर्टिकल को पढ़ा भी होगा, तो जिस तरह से जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी की बातें को उन्होंने खारिज किया है, लोकतंत्र को खारिज किया है, और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात है उसको भी खारिज किया है। तो ये भूमिका क्या है इनकी? ये भूमिका मेरा ख्याल है बड़े साफ है। वो उन्होंने रेटोरिक तरीके से लिखा हुआ है। और जैसे जर्नलिस्टिक आर्टिकल है, वो कॉलम है, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें जो उन्होंने लिखा हुआ है उसमें से हमें साफ नजर आता है कि उनको कहना क्या है। जैसे आपने कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि द फर्स्ट प्रिंसिपल इज कि नए तरीके से जो प्रियम्बल है, इसमें इंडियन नेशन, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सॉवरेन, ये जो प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसका हमने उसकी सोच, उसका पुनर्विचार करना चाहिए। और यही नहीं रुके क्योंकि कुछ लोग, बीजेपी के भी कुछ लोग सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को ऑब्जेक्शन लेते रहे, क्योंकि ये इंदिरा गांधी ने 1971 में लाया है। लेकिन इन्होंने प्रियम्बल में जो नीचे है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है घटना की, इसके ऊपर भी उंगली उठाई कि इसको भी दोबारा हमने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत ही गंभीर है। और बल्कि उन्होंने क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी पे क्रिटिसिज्म किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सिर्फ रिव्यू कमेटी बनाई थी और थोड़ा रिव्यू करने की कोशिश की और वैसे ही रख दिया। उसकी लिमिटेशन है। हमें तो, उन्होंने तो रिव्यू किया है, हमने तो चेंज की बात करनी चाहिए, एंड वी शुड कम फ्रेश ऑन द टेबल। अब दूसरा सवाल जो आपने पूछा वो इम्पोर्टेंट, वो चाहते क्या है, ये यदि रिव्यू करने के बाद अल्टरनेटिव विचारधारा कौन सी वो दे रही है, वो भी इस आर्टिकल में वो ये कह रहे हैं, हमारे जो हेरिटेज है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारे हेरिटेज में, हमारे इतिहास में जो कल्चर है, वो विचारधारा है, उसकी बात करें। स्पेल आउट नहीं किया उन्होंने। लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा टीवी पे इतिहास का एक डिस्कशन चलता है, उसके वो ये है, एंकर है। तो वो उसके बारे में विचार व्यक्त करते रहते। लेकिन यहाँ मैं बताऊं, उन्होंने कहा कि हेरिटेज जो हमारे है, पौराणिक काल, उस हेरिटेज के बेसिस के ऊपर हमने घटना को बनाना चाहिए। कुछ लोगों ने उस वक्त भी कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मालवीय ने भी कहा था, लेकिन
वो बहुत ही छोटा सा वॉइस था, जो मेजर वॉइस था वो कांग्रेस था, लेकिन वो हेरिटेज को डिफाइन भी कर रहा है। कह रहा है संगोल, हाँ, जो लगाया अभी लोकसभा में, यस, हाँ, वो हमारा प्रतीक है एक तरीके से। वैदिज्म नहीं कह रहा है, ब्राह्मणिज्म नहीं कह रहा है, संगोल कह रहा है, लेकिन संगोल के माध्यम से फिर ब्राह्मणिज्म और वैदिज्म की बात कर रहा है। अब सिंगल क्या है, सिंगल कौन सी आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करता है, इसके ऊपर एक डिस्कशन होना चाहिए था हमारा। आपने कहा था, तो उससे ये पता चल जाता है कि सिंगल जो है वो शिवाइज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो उन्होंने प्रतीक दिया हुआ है, वो सारे जो किंग थे साउथ इंडिया में, उन्होंने वो ये प्रतीक दिया था कि एक किंग के बाद दूसरा किंग बने तो उनको वो दे, लेकिन वो आइडियोलॉजिकली जो विचार देते थे वो थे शिवाइज्म। ये सारे के सारे जो किंग थे वो सारे शिवाइज्म को मानने वाले थे। लेकिन शिवाइज्म की आप यदि विचारधारा देखे तो उसके दो विचार है, एक तो वैदिज्म है और एक थोड़ा सा वैदिज्म से हटके है। लेकिन मुख्यतः प्रभाव जो है विचारधारा का शैविज्म का, आज जो देखेंगे आप 18 उनके मंदिर है तमिलनाडु में, उनमें जा देखेंगे तो उनकी विचारधारा इस प्रकार से है, वो वैदिज्म को मानने वाली है। रिचुअलिज्म, राइट्स, गॉड, और फिर पंडित मंदिर में एक धार्मिक हुआ, और सोशल लेवल पे कास्टिज्म को उन्होंने विरोध नहीं किया है, वो फॉलो करते हैं। राइट। और यदि विवेक देबरॉय बड़े इम्फोसाइज करके जोड़ दे के यदि संगोल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बड़े अस्पष्ट तरीके से वो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। राइट। कि यदि आप फिर ये घटना का जो प्रियम्बल को यदि रिप्लेस करना है तो सिंगोल से करो, और सिंगोल इनवेरिएबली जो है वैदिज्म और ब्राह्मणिज्म की विचारधारा को सपोर्ट करता है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है, इसलिए मैं कहता हूँ विवेक देबरॉय को इजीली नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने ऐसे ही कह दिया। नहीं, मेरा ख्याल है ही स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, यस, ही स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ वेरी लार्जर पीपल, वेरी लिटरेट मैन, यस। तो ये मुझे सारा साल लग रहा है कि जो बातें कही जा रही कि घटना को मनुस्मृति का आधार दे दो, घटना को गीता का आधार दे दो, घटना को ब्राह्मणिज्म का आधार दे दो, उसी लिंक में ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट है, घटना को बदलने वाला स्टेटमेंट है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो यदि हमें 2047 तक हमें ग्रोथ रेट बढ़ानी है और डेवलप कंट्री बनना है, तो वो सारा बॉइल डाउन घटना में होता है। इसका मतलब घटना में जो ये है वो हमें अलाउ नहीं करती इतनी सारी ग्रोथ करने के लिए, उसके लिए भी घटना बदलनी जरूरी है। तो बहुत भारी विचार उन्होंने रखा है, और ये मेरा ख्याल आएगा धीरे धीरे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर की भी बात निकली थी कि बेसिक स्ट्रक्चर को संसद भी नहीं इंटरफेयर कर सकती। तो कई लोगों ने, रंजन गोगोई जो कह रहे थे अपने जजमेंट में कि बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जब वो पार्लियामेंट में पहली बार बोले तो उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर पे चर्चा हो सकती है। आपको क्या लगता है, बेसिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? बिल्कुल है। यदि सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे ये लोग, जो बड़ी इमरजेंसी के पीरियड में, उसके बाद भी जो ये अभी वकील है उनके फादर शांति भूषण जो गए थे, और बड़ा डिबेट हुआ, तो उन्होंने कहा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहेंगे फंडामेंटल 73 में कहा था, फंडामेंटल राइट जो है, ये सारे फंडामेंटल राइट्स है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये जो फंडामेंटल राइट का सारा हिस्सा है, ये तो बिल्कुल कोर है कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, ये तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। ये साहब कह रहे हैं विवेक कुमार की ये हमने कॉलोनियल लिगेसी है, इक्वालिटी कॉलोनियल लिगेसी है, फंडामेंटल राइट कॉलोनियल लिगेसी है। ये तो सारे देश में इस प्रिंसिपल को, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, ये जो है ये तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लिगेसी कहाँ से आई है। और एक बार अमर्त्य सेन ने बड़े अच्छी तरीके से कहा, नॉलेज की कोई बाउंड्री थोड़ी होती है, नहीं, कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई लिगेसी नहीं होती। उन्होंने बड़ा एग्जाम्पल दे दिया। आप देखेंगे कि अभी भी हमारे एरिया में कुएं से जो पानी निकलती है तो वो उसको क्या कहते हैं, वो व्हील होता है ना, पानी निकालने के लिए कुएं से गांव में, अभी तो मशीन फिट हुई है। वो दैट इनोवेशन इज फ्रॉम द मिडल ईस्ट। अच्छा, तो वहाँ हुआ, यहाँ आया, तो नॉलेज की कोई बाउंड्री नहीं होती और कोई लिगेसी का सवाल नहीं होता है। आप अपने देश का अच्छा नॉलेज है तो ले आओ, उसमें कोई कौन रोक रहा है। बाबा साहेब ने कहा कि मैंने इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी प्रिंसिपल फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं लिए, मैंने बुद्धा से लिए हैं। तो हमारी भी लिगेसी है, लेकिन प्रिंसिपल में आप क्यों उसमें ये करने की बात कर रहे हो। तो सवाल ये है कि ये बेसिक प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, सबको जरूरी है, सब कॉन्स्टिट्यूशन में आया है
इसको टच नहीं कर सकते हैं। हाँ। और सवाल ये है, ये विवेक देवरा ये तो इकोनॉमिस्ट है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, इनको क्या समझ है कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी वहां पे हाँ। 2-2.5 साल तक चर्चा हुई। हिंदू महासभा के भी लोग उसमें थे, हाँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मालवीय और भी लोग थे। तो उसके बाद सारे ये कंक्लूजन मेजॉरिटी के थ्रू आए हैं। राइट। तो उसमें आप ये कमेंट दे रहे हो लेमैन की तरह कॉन्स्टिट्यूशन पे। इकोनॉमिक्स पे तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पे आप एक जनरल कमेंट कर रहे हो। और दूसरी बात और भी है अमन, सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे उन्होंने उंगली रखी है। हाँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, जो बाबा साहेब ने लाया प्राइमरीली आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लाया, उसमें उन्होंने उंगली रखी और बड़ी सख्त उंगली रखी है। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, सरकार को डायरेक्शन देता है कि पॉलिसी कैसी बनाए। एग्जैक्टली। और उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये लिखा हुआ है कि भाई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे वेल्थ की विषमता न बढ़े। हाँ। और जिससे फिर गरीबी न बढ़े और लोगों को परेशानी ना हो। हाँ। तो ऐसी पॉलिसीज हो जिसमें सबको समान एक्सेस एंड ओनरशिप हो वेल्थ में। right. और दूसरा तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि शेड्यूल ट्राइब के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि उनको सोशल जस्टिस मिले। हाँ। ये वो बदलना चाहते हैं। yes. ये उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करके इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। क्यों कि ये राइट विंग है, इनको हाँ। फ्री इकोनॉमी चाहिए। हाँ। ग्रोथ चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ की कोई बात नहीं। हाँ। तो उसके भी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज वेल एज फंडामेंटल राइट, ये पूरा कह रहे हैं कि फ्रेश वी शुड ब्रिंग ऑन द टेबल एंड डिस्कस इट। तो ये मेरा ख्याल है बहुत ही गंभीर और खतरनाक ये विचार है। और ये जनता या अपोजिशन पार्टी इस वहम में न रहे कि उन्होंने कहा मेरी इंडिविजुअल राय है और ये उनकी पार्टी ने उनसे डिस्टेंस किया है। नहीं, जो राइटिंग है उनकी वो तो साथ साथ चल रही है। इकोनॉमिक एडवाइजर के जो काम कर रहे हैं उसके साथ ये भी चल रहा है ट्रांसलेशन। ये इंडिविजुअली थोड़ी आदमी कर सकता है, ये ग्रुप है उसके पीछे। तो मेरा ख्याल है ये उसी विचारधारा में है जो विचारधारा वाले लोग बीच बीच में घटना का आधार वैदिक होना चाहिए, घटना का आधार ब्राह्मणिज्म होना चाहिए, घटना का आधार हिंदुज्म होना चाहिए, घटना का आधार जो एक्सट्रीम है वो मनुस्मृति होना चाहिए। ये उसी लाइन में ये विचार है और ये विचार बड़े सॉलिड एकेडमिशियन के थ्रू उन्होंने लाया है ताकि उसमें क्रेडिटेबिलिटी मिले। हाँ। ये उसका एक अर्थ है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत एक गंभीर मसला है, विशेषतः देश के उन लोगों के लिए कि जिनको राइट्स संविधान के कारण मिले हैं। सर ने जैसा बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने कहा है कि ये तो सबका साथ सबका विकास डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है घटना का, लेकिन ये जो लीगेसी लाना चाहते हैं वो वैदिक लीगेसी लाना चाहते हैं, वो मनुस्मृति की लीगेसी लाना चाहते हैं। और वो एक जो इकोनॉमिस्ट है उससे कह के कि इसका इंपोर्टेंस क्या दिखाना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि आज देश में एक बहुत बड़ा वर्ग शेड्यूल ट्राइब्स का उभर के आया है, ओबीसी के भी लोग उभर के आए हैं जिनको राइट्स मिले हैं, जिनको आर्टिकल 340 के तहत जो अभी एक मेन स्ट्रीम में आए हैं, मुख्यधारा में भी समाहित हुए हैं। तो देश का जो 85% बहुजन समाज जो है वो एक मेन स्ट्रीम में आया है। तो क्या इन्हें ये लगता है कि ये जो क्लास है जो कल तक गुलामी में था, जो कल तक उनके लिए एक सर्विंग क्लास था, आज वो रूलिंग क्लास बन रहा है, हर सेगमेंट में हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे हर जगह पे हो। तो क्या इससे वो बहुत बड़े निराश है और आज लगता है कि सत्ता उनके हाथ में आई तो उन्हें फिर से वही संस्कृति लाना है। तो क्या इम्पैक्ट होगा पूरे अगर इस तरह की घटना बदलने की कोशिश हुई तो? उसमें तो इम्पैक्ट हो रहा ही होगा। मतलब जिस भी रूप में लाते हैं एकदम से तो ट्रांसफॉर्मेशन करना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ। क्योंकि ये हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि पौराणिक पीरियड से अब तक ब्रिटिश पीरियड तक हम यदि देखें तो ब्राह्मणिज्म ने एडजस्टमेंट भी की है। हाँ, कई एडजस्टमेंट, लेकिन एडजस्टमेंट करते हुए जो मूल विचारधारा है धार्मिक और सामाजिक मतलब मैं कास्ट, इसको नहीं छोड़ा है। हाँ। थोड़े थोड़े बदल अपने लाए हैं। तो इसके वजह से ये प्रेजेंट पीरियड में कैसे हम चेंज लाए उसकी कोशिश चल रही है। हाँ। कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को मोड़ ऐसे इस तरह से किया जा रहा कि वो हमारे फायदे के लिए हो। अब देखिए जो 3 लॉ लाए हैं। हाँ। तो उसमें ऐसा लगता है कि ये लॉ है लेकिन कपिल सिब्बल साहब ने बहुत सही तरीके से बताया है कि ये लॉ इस तरह से बनाए हैं कि गवर्नमेंट विल हैव ए कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑन बॉडीज। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, ब्यूरोक्रेट, इनको भी पनिशमेंट हो सकती है। अच्छा।
सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाता है, उनको भी पनिशमेंट हो सकती है। तो इस तरह से चेंजेस ला रहे हैं जिसमें इनडायरेक्टली जो है टोटलिटेरियन सरकार और फिर ब्राह्मणिज्म का उसमें वर्चस्व बना रहे हैं। तो इसमें भी इसी तरह होगा कि वो ऐसी इस तरह से इसमें मॉडिफिकेशन लाए कि जिसमें इनडायरेक्टली जो एक विशिष्ट जाति के जो अधिकार है वो बने रहे, पावर में बने रहे। अब आपको इसमें दिखता है जैसे घटना में समता का वर्ड है, इन्होंने समरसता दिया हुआ है। उसका मीनिंग ये है कि भाई तो कास्ट सिस्टम तो डाइवर्सिटी है, तो ये सारे रास्ते जो है वो खुले होने चाहिए। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि डेमोक्रेसी की बात आ गई तो स्पिरिचुअल सेकुलरिज्म ये बात आई, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, ऐसे सब्स्टिट्यूट देके उसको चेंज करा के धीरे धीरे आगे लाने की कोशिश हो रही है। गंभीर है, उनके लिए डिफिकल्ट काम है क्योंकि एक्सपोज हो जाते हैं आजकल लोग, बिल्कुल बोल जाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन यदि किसी भी तरह का चेंज हो, जो आप कह रहे हो, किसी भी तरह का चेंज घटना में हो या पॉलिसी में हो, उससे दलितों को, ओबीसी को, महिलाओं को तो हानि होगी क्योंकि उनके सब अधिकार जो है, प्रॉपर्टी का राइट नहीं है, एजुकेशन का राइट नहीं है, दलितों को अभी भी सिविल राइट नहीं है। बहुत कम उनको सिविल राइट मिलते हैं। जब लेने की कोशिश करते हैं एट्रोसिटीज होती है। ऑन एन एवरेज 14 to 16,000 एट्रोसिटी केसेस आर रजिस्टर्ड। अब ये तो कायदा होने के बावजूद भी है, लेकिन कायदे में आपने थोड़ी ढिलाई के साथ यदि सब कुछ किया तो मेरा ख्याल है दलित, ओबीसी और महिलाओं की स्थिति डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा मैं अमन एक बात आपको कहूँ कि ब्राह्मणिकल स्कॉलरशिप जो विद्वत्ता है वो इतनी भारी है कि वो जो लोग इस विचारधारा के शिकार है, दलित, ओबीसी और महिला, उनको भी उसी विचारधारा के सपोर्ट में ला सकते और ला रहे हैं। देख रहे हो ना, दलित भी है कुछ, ओबीसी भी है कुछ। ओबीसी के बारे में मुझे कहना नहीं है कि जो इसके शिकार रहे हैं, एजुकेशन का अधिकार नहीं था, सिविल राइट नहीं थे, दलितों को तो कुछ भी नहीं था, महिलाओं को नहीं था। तो ये तबका भी है जो इस आइडियोलॉजी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। जिससे आपकी हानि हो रही है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी विक्ट्री है ब्राह्मणिकल स्कॉलरशिप की, वो इस तरह से लोगों को गुमराह कर सकते हैं। अब मैंने बहुत बार कहा है कि भाई रामायण के ऑथर वाल्मीकि थे, वाल्मीकि तो दलित थे, लेकिन फिर भी कास्ट सिस्टम को वह उसमें जस्टिफाई करते हैं। लॉर्ड कृष्णा ओबीसी थे, लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था की बात की है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये जो पुराणाज वगैरह बहुत सारे जस्टिफाई कर, जिस कास्ट सिस्टम को जस्टिफाई करते हैं, मनुस्मृति की बात पुराणाज आए भी है, अम्बेडकर साहब ने लिखा है। और इन साहब ने, जो विवेक देबराय ने, सारे पुराना को प्रायोरिटी दी है ट्रांसलेशन करने के लिए, या कास्ट सिस्टम को और बहुत सारी चीजों को सपोर्ट है। तो यदि इसके भी ऑथर व्यास थे, तो आप देख रहे हो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी प्रमोट करने के लिए नॉन ब्राह्मणिकल स्कॉलर को आगे लाया, और कैसे उनको राजी किया या कैसे वो प्रभावित हुए, ये तो आश्चर्य है। और आज हो रहा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे लिए और एक गंभीर सवाल ये भी है कि जिस तरह से हमने देखा कि ये सिस्टम आज जो कोशिश कर रहे लाने की, जैसे कि आपने जिक्र किया, ये इससे पहले भी इम्प्लीमेंट करते थे। सम्राट अशोक के समय के बाद जो प्रतिक्रांति हुई, उसके बाद में हमने देखा कि ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के बाद में देश कई जातियों में बढ़ गया, कई विचारों में बढ़ गया, और देश में 800 साल मुगलों ने राज किया, 150 साल अंग्रेजों ने राज किया, और कई तरह के देश पे परकीय आक्रमण भी हुए, लेकिन देश एक संग नहीं हो पाया था। आज पहली बार ऐसा है कि संविधान बनने के पहले भारत नाम का कोई एक जियोग्राफिकल आइडिया नहीं थी, अलग अलग रियासतों में देश विभाजित था। पहली बार ऐसा हुआ है कि संविधान बनने के बाद भारत नाम की एक आइडिया बनी, सारी रियासतें इकट्ठा आई। उसके लिए बाबा साहब ने और पटेल जी ने काफी संघर्ष किया, नेहरू जी का भी योगदान था। उसके बाद में भारत बना, एक संघ बना, और हम देखते हैं कि आसपास के मुल्क, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, और कई मुल्क है जहाँ पे हमेशा पॉलिटिकल अस्थिरता होती है, लेकिन भारत में सारे अलग अलग जातियां हैं, धर्म हैं, इनको इकट्ठा करने का काम, एक संस्कृति में लाने का काम भारत को संविधान ने किया। तो क्या फिर हम वही दिशा में वापस जा रहे हैं, वही लौट रहे हैं? अगर इस तरह से होता है तो क्या फिर से ऐसे ही डिवीजन हमें देखने को मिल सकता है? ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है। आप देखेंगे, जैसे आपने पहले जिक्र किया था कि विवेक देबरॉय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, और
अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब उनके दिमाग में क्या है समझ में नहीं आ रहा है। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ। तो उसमें बहुत गहराई के साथ तो ऊंचा विचार हो सकता है कि इस तरह से स्टेट आप बनाओ जिससे मेजोरिटेरियन सरकार इजीली आ जाए। हाँ। अब यूपी है। हाँ। इतना बड़ा स्टेट बना है और यूपी तय करेगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। हाँ। तो ये भी आइडिया हो सकती है विवेक देवराय के दिमाग में कि भाई स्टेट को रीऑर्गेनाइज करते वक्त लार्जर स्टेट हो। उन्होंने फिजिबिलिटी की भी बात की है, फाइनेंशियल वायबिलिटी की भी बात की है, तो वही उनके दिमाग में है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्मॉल स्टेट की बात की। हाँ, स्मॉल स्टेट उनका जिक्र नहीं किया उन्हें, स्मॉल स्टेट की बात की जिससे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सबका बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी का बढ़ जाता है। तो वो भी उनके दिमाग में है, ए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। आपने जो सवाल रेज किया ये तो बिल्कुल आप देख रहे हो कि स्टेट लेवल पे डिसइंटीग्रेशन की टेंडेंसी आ रही है। आप देख रहे हैं, उसमें कोई डाउट तो रही है। स्टेट के राइट जो है बहुत सारे अंडरमाइन किए जा रहे हैं बहुत सारे एरियाज में, और कुछ स्टेट बहुत जोरों से पोजीशन ले रहे हैं, जैसे तमिलनाडु है या केरला है। बाबा साहब को इसका एहसास था। बाबा साहब ने कहा कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, स्टेट को अधिकार दे लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर हो, और ये जो बिखरा हुआ भारत है इसको यूनाइट करें। यस, ये उन्होंने बहुत जोर दे के किया। हाँ, मैं आपको मुद्दा बताऊं कि ब्रिटिश ने बड़ा एक मिच्युअस विचार दिया था कि भाई ये लो अब स्वातंत्र मिल गया, आप अपनी घटना बनाओ और आप सब तय कर लो। लेकिन ये एक मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया कि भाई जो 500 प्रिंसली स्टेट है वो तय करेंगे कि हिस्सा बनेंगे नहीं बनेंगे या नहीं, या किस तरह से करेंगे। बाबा साहेब ने लंबा आर्टिकल लिखा और कहा कि ये पोजीशन ब्रिटिश की बहुत गलत पोजीशन है। यदि आप कह रहे हो कि सब मसले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी तो ये मसला आप उसके बाहर क्यों रख रहे हो, हम तय करेंगे कि कैसे ये आ जाए। बाबा साहब इतके उसके बारे में इतने डिस्टर्ब हुए कि उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा। अच्छा, कि वी विल नॉट गिव द राइट पावर टू द स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया और दे वांट टू बी सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमस सॉवरेन स्टेटस। उन्होंने वो भी लिखा। और फिर पटेल को भी उन्होंने एडवाइस किया कि जब पटेल ने कहा कि हम मिलिट्री एक्शन करेंगे तो उन्होंने कहा मिलिट्री एक्शन मत कहो, इसको पुलिस एक्शन कहो। मिलिट्री एक्शन कहोगे तो वो यूनाइटेड नेशन में जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि बाबा साहेब का फोकस नेशनल इंटीग्रिटी, इंटीग्रेशन। आपने देखा होगा कि प्रियम्बल में इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी है और इंटीग्रेशन भी है, इंटीग्रिटी भी है, नेशनल इंटीग्रिटी। तो मेरा ख्याल है वो बहुत जरूरी है। और प्रियम्बल जो है जिसमें 5 प्रिंसिपल है, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, रिपब्लिक, साउरिन, और उसके जो इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी है, ये सबको अराउंड दिस प्रिंसिपल बांधते हैं, बिल्कुल इकट्ठा करते हैं, और इसी से ये एक भारत बना हुआ है। राइट। आज जो है टेंडेंसीज अलग तरीके की आ रही है। तो मेरा ख्याल है आपने सही कहा कि कुछ इस तरह के यदि विचार लाए तो जो नेशनल इंटीग्रिटी है, इंटीग्रेशन है, वो लूज होता रह जाएगा। और इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि we organize the people, their behavior, right, and the state around the principle which are laid down in preamble. जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे समय में जब बाबा साहब ने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इशारा दिया था कि अगर संविधान अच्छे लोगों के हाथों में रहेगा तो इसका देश के लिए अच्छा साबित हो सकता है, और बुरे लोगों के हाथ में होगा तो ये बहुत बुरा साबित भी हो सकता है। तो अंतिमतः लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि कई लोगों को बैमनिकल सिस्टम के लोग बरगलाते हैं और उनको उनके साथ बंदूक उनके खांदे पे रख के अपना हिस्सा साधते रहते हैं। तो ऐसे समय में देशवासियों की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि जिस संविधान ने उनको इक्वलिटी दी, वन मैन वन वोट वन वैल्यू जैसे राइट्स दिए, सबको वोटिंग का राइट्स दिया, सबको इलेक्शन में कोई बाइंडिंग्स नहीं है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते समय कि आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए या अनपढ़ हो। तो इतने सारे अधिकार देने के बाद में एक बड़ा मध्यम वर्ग देश में भी खड़ा हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में देशवासियों की क्या भूमिका होनी चाहिए जब इस तरह के अगर कोई निर्णय हुए या इस तरह का अगर कोई विचारधारा बदलने की बात हुई? तो नहीं, इसमें तो मेरा ख्याल साफ है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हो रहा है कुछ हद तक। वो ये है कि इसका विरोध हो कि घटना में किसी भी तरह का परिवर्तन जो है अवैध तरीके से, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के तरीके हैं, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुई है, लेकिन घटना को उसके यदि बेसिक प्रिंसिपल को
चेंज करने की बात हो रही है, जो विवेक देवराय कह रहे हैं, और उसको वो शिवाइज्म और सिंगल की तरफ ले जा रहे हैं, विच मीन्स वो वैदिज्म और ब्राह्मणिज्म की तरफ ले जा रहे हैं। इसको लोगों ने समझ लेना चाहिए, क्योंकि समझना बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह से बातें रखी जाती है कि कुछ समझ में नहीं आता। लोगों ने समझ लेना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। नहीं तो इसको 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 अपोजिशन करना चाहिए, लिखना चाहिए और एक्टिवाइज होना चाहिए। जी, अपोजिशन करना चाहिए, एक्टिवाइज होना चाहिए और अलर्ट होना चाहिए। सर हमारे साथ में आए और कितना गंभीर ये मसला है, ये सर ने हमें जानकारी दी और किस तरह से देश की यूनिटी को सबसे बड़ा खतरा इस माध्यम से हो सकता है। और जो देश में एक आज के समय में सबको समान मानने वाला, सबको समान दर्जा देने वाला, सबको समान इक्वल राइट्स देने वाला संविधान जो है, और जिसने कई लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है, ऐसे संविधान को बदलकर फिर से गुलामी की व्यवस्था लाने की एक कोशिश हो रही है और इस व्यवस्था का पुरजोर विरोध करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग भी ये संवाद सुन रहे हैं, वो इस इंटरव्यू के माध्यम से उनका प्रबोधन हो जाएगा और वो अपने आप में इस देश के संविधान को, हमारी विरासत को बचाने के लिए कोशिश करेंगे और अपना पूरा कमिटमेंट देंगे। सर आप हमारे बीच में आए और हमसे इतना इंटेलेक्चुअल जो एक सब्जेक्ट था इसको बहुत आसानी से आपने हमें समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।